हेलो स्टूडेंट्स। इन्फेंसी के सेकंड पार्ट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे हैज़र्ड्स और एडजस्टमेंट। हैज़र्ड्स और एडजस्टमेंट में फर्स्ट पार्ट में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और सेकंड पार्ट में आप हैज़र्ड्स और एडजस्टमेंट के बारे में चर्चा सुनेंगे। हैज़र्ड्स में सबसे पहले फिजिकल हैज़र्ड्स में सबसे पहले बर्थ प्रोसेस। जैसी बर्थ प्रोसेस होती है, मतलब जो बर्थ प्रोसेस होती है, वो एक बच्चे के जीवन के लिए बड़ी खतरनाक अवस्था सी होती है। और इस अवस्था में जो बच्चा है, जो बर्थ प्रोसेस है, आपने सुना ही होगा कि माँ के लिए और शिशु के लिए, दोनों के लिए खतरनाक होती है। जब सामान्य रीति से बच्चे का जन्म होता है तो वो सुरक्षित हो सकता है, लेकिन कई बार इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, फोर्सिप डिलीवरी होती है, या किसी तरह बच्चे का सिर बड़ा होता है तो उसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति कोई भी यंत्र, कोई भी उपकरण हम यूज़ करते हैं तो बच्चे के जीवन के लिए, शिशु के जीवन के लिए खतरनाक होता है। कई बार मल्टीपल बर्थ होता है, एक से ज़्यादा शिशु होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि जो एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो बहुत वीक होते हैं, और ऐसी स्थिति में भी मतलब उन्हें समायोजन से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार प्री मैच्योर या पोस्ट मैच्योर डिलीवरी होती है, तो उनका अलग मतलब उनके अलग वो होते हैं, प्रभाव होते हैं बच्चे के उस पर। तो जो बर्थ प्रोसेस है, क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बहुत दर्द सहने पड़ते हैं माँ को भी और बच्चे को भी। तो उस जो दर्द वाली जो अवस्था है, उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो उन दर्द की वजह से कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कई बार बच्चे की सांस रुकने लगती है, कई बार जन्म के समय बच्चा पॉटी वगैरह कर देता है तो वो उसके फेफड़ों में चली जाती है। तो वो सारी चीज़ें उसके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर देती हैं। उसके बाद आती है न्यूनेट मोर्टेलिटी। जन्म के समय जैसे जैसे उसके दिन, जन्म के बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, तो शुरू के जो एडजस्टमेंट के दिन हैं, तो जन्म के समय, जन्म के पहले और तुरंत बाद, ये ऐसी दशाएं होती हैं जिनमें बच्चे की मृत्यु के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बर्थ के टाइम की कोई इंजरी हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, डायरिया हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, तो ऐसी स्थितियाँ जो न्यूनेट है उसकी मोर्टेलिटी का कारण बनती हैं। तो इसलिए उस समय मतलब अगर मदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, माँ की आयु कम, बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, जागरूकता नहीं है मदर में, तो ऐसी स्थितियाँ न्यूनेट की मोर्टेलिटी का कारण बनती है। उसके बाद आती है पोस्ट मैच्योरिटी। जहाँ प्री मैच्योरिटी खतरनाक है, वहाँ पोस्ट मैच्योरिटी और भी ज़्यादा खतरनाक है। पोस्ट मैच्योरिटी में क्या होता है कि बाकी शरीर तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सिर का साइज काफ़ी बढ़ जाता है अगर बच्चा पोस्ट मैच्योर होता है, अगर उसकी डिलीवरी 9 महीने के बाद होती है। तो ऐसी स्थिति में मतलब 36-37 वीक के बाद अगर डिलीवर होता है बच्चा, 36 वीक के बाद, तो उसके वजह से उसमें बहुत ज़्यादा उसका सिर का साइज़ बढ़ जाता है, और सिर का साइज़ बढ़ने की वजह से डिलीवरी के टाइम बड़ी दिक्कतें होती हैं, और बिना इंस्ट्रूमेंट के या बिना फोर्सिप के डिलीवरी होनी मुश्किल हो जाती है, और उसे एडजस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो वो भी उसके जीवन के लिए खतरनाक साबित होती है। प्री मैच्योरिटी तो सभी लोगों ने, आप लोगों ने सुन ही रखा होगा कि अगर टाइम से पहले बच्चा जन्म ले लेता है, 6ठे महीने में, 7वें महीने में, 6ठे महीने में तो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ 7वें महीने में 7 मासा बच्चा, 8 मासा बच्चा आराम से जीवित रह सकता है। लेकिन 7 माह से बच्चे में भी बहुत सारी चीज़ें विकसित नहीं हो पाती हैं, और ऐसी अवस्था में उसका डेवलपमेंट बाकी बच्चों से, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनसे पिछड़ा रहता है। तो इसलिए उसे एडजस्टमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। शुरू में उसे काफ़ी टाइम तो इंक्यूबेशन में रखा जाता है, और मतलब
कई बार तो उसके चक्कर में वो और मतलब मदर फीड नहीं ले पाता है। अगर उसे मशीन में रखा जाएगा तो मशीन में रखे रहने के चक्कर में वो काफ़ी लंबे समय तक अपने मदर के फीड को ढंग से नहीं ले पाएगा, तो और ज़्यादा पिछड़ापन हो जाता है। ऐसी स्थिति में मेडिकेशन का इफ़ेक्ट भी आता है। कई बार अगर माँ ने पूरी डाइट नहीं ली है, कुपोषण है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, बीमारियां हैं, या जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनका प्रभाव है, काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, मदर मतलब बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है, मतलब अनवांटेड चाइल्ड है, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे बच्चे मतलब विकासात्मक स्तर पर इनका जो प्रदर्शन होता है वो बहुत पिछड़ा रहता है। उसके बाद आता है ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज किसी भी कारण हो सकता है, किसी भी चोट की वजह से हो सकता है, डिलीवरी के टाइम की किसी चोट के कारण हो सकता है। जैसे फॉर्सेप डिलीवरी है, फॉर्सेप से बच्चे को पकड़ के खींचा, तो अगर उसका जो पोर्शन, ब्रेन का जो पोर्शन दब गया, उसकी वजह से भी कई बार बच्चे में इस तरह के लक्षण आ जाते हैं, जिससे अगर जो पोर्शन डैमेज है ब्रेन का, वो पोर्शन, उस पोर्शन से रिलेटेड कोई ना कोई डैमेज दिखाई देता है, और इसकी वजह से बच्चे की विकास की अवस्थाओं में वो पिछड़ापन प्रदर्शित करता है। या किसी चोट लगने के कारण, गर्भावस्था में मदर के किसी तरह की चोट लग गई हो, कहीं गिर गई हो, तो ऐसी अवस्थाएं भी ब्रेन डैमेज का कारण बनता है। कई बार ब्रेन डैमेज की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से जिस एरिया में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है उस एरिया के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और उनकी वजह से भी किसी न किसी तरह की अपंगता या किसी तरह की किसी भी तरह का डैमेज बच्चे में देखा जा सकता है। इसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स। साइकोलॉजिकल हैजर्ड में सबसे पहला है प्लेटून डेवलपमेंट। प्लेटून डेवलपमेंट में जैसे जो विकास है बच्चे का, उसमें वो पिछड़ापन प्रदर्शित करता है। पिछड़ापन कैसे प्रदर्शित करता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कुछ टाइम बाद अगर उसका वजन कम नज़र आने लगता है या किसी भी तरह का पिछड़ापन है, तो उसकी वजह से डॉक्टर्स उसे हॉस्पिटलाइज करने की सलाह देते हैं। और ये सुनकर जो पेरेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा उन्हें टेंशन होनी शुरू हो जाती है, और उन्हें ये लगने लगता है कि बच्चा बहुत नाजुक है, बच्चे को बहुत केयर की ज़रूरत है, उसको ओवर प्रोटेक्ट करने शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से उसके विकास में और ज़्यादा बाधा आ जाती है और बहुत उसका विकास रुक सा जाता है। उसको नाजुक समझकर पेरेंट्स कई बार ये सोचने लगते हैं हम पता नहीं घर पर इसकी देखभाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से उनकी जो एंग्जाइटी है वो बढ़ जाती है। उस एंग्जाइटी बढ़ने की वजह से उनकी नींद वगैरह पर भी फ़र्क पड़ता है, या बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं बच्चे के प्रति, तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना भी बच्चे के विकास में बाधा पहुंचाता है। इसके बाद डेवलपमेंटल लैग। कई बार क्या होता है, हमें बच्चा लगता है कि और बच्चों के मुकाबले हमारे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, और इस चीज़ को हम देखकर टेंशन करने लगते हैं और बार बार उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और हम मतलब कई बार इस तरह का व्यवहार करने के लिए हम उसे प्रेरित करते हैं जो वो नहीं कर पाता है, और वो नहीं कर पाता है तो हमें लगता है हमारा बच्चा तो बहुत बुद्धू है। मैंने काफ़ी सारी ऐसी मदर्स को देखा है कि बच्चे अगर उनके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं सीख पा रहे हैं या पेंसिल पकड़ना ही देर से सीख रहे हैं, तो उन्हें बहुत लगने लगता है कि है हमारा बच्चा तो पता नहीं कैसा है। तो ये डेवलपमेंटल लैग बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि अगर विकास में हमें पिछड़ा हुआ दिख रहा है अपना बच्चा, तो हम बड़े टेंशन या एंग्जियस हो जाते हैं। तो ये इफ़ेक्ट भी बच्चे के विकास में बाधा डालता है। हेल्पलेसनेस दोनों की है, असहायपन बच्चे का भी और पेरेंट्स का भी। हम बच्चे को असहाय समझ के, बच्चे को बहुत नाजुक समझ के उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगते हैं, तो वो भी खतरनाक है। और हम खुद भी अगर हमें लगता है कि हम मतलब बच्चे की केयर करने में हेल्पलेस हैं, तो भी ये दोनों चीज़ें ही एंग्जाइटी का कारण बनती हैं, और उसकी वजह से बच्चे
हम बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ पाते हैं, बच्चे को अपने आप कुछ भी नहीं करने देते हैं। तो इस चक्कर में भी जो हेल्पलेसनेस है, हम उसकी पूरी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चा हेल्पलेस है और इसलिए हम उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। दोनों ही अवस्थाएं बच्चे के विकास के लिए हानिकारक हैं, बच्चे को के जीवन के लिए भी हानिकारक हैं। इंडिविजुअलिटी, हर एक बच्चे में अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी अलग गुण होते हैं, वैयक्तिक गुण होते हैं, और हम जैसे ही उसकी तुलना करने लगते हैं, हम उनसे प्रत्याशाएं रखने लगते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, हमारा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा बाधा डालती हैं। और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे इंडियन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है लड़के को ऐसा होना चाहिए या लड़की को वैसा होना चाहिए, ये जो जजमेंटल हमारा बिहेवियर है वो इंडिविजुअलिटी पर बड़ा प्रभाव डालता है और बच्चे को हम उसके वैयक्तिक गुणों के साथ विकसित होने में बाधा पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है नाम, नेम्स। हम बच्चे के नाम किस आधार पर रखते हैं। कई बार बच्चे को नज़र नहीं लगे तो बच्चे के उल्टे सीधे नाम उनके नामकरण कर देते हैं। घर की बड़ी बूढ़ी या घर की दादी, मतलब उनके ऐसे गंदे गंदे नाम रख देते हैं ताकि वो नाम लेंगे तो उनको नज़र नहीं लगेगी। लेकिन कालू जैसे फॉर एग्जांपल, या इस तरह के बहुत सारे नाम प्रचलित हैं। गाँव में तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, शहरों में कम हो गया है प्रचलन, लेकिन शहरों में भी कुछ जगह ऐसे रख देते हैं ताकि उन्हें बच्चों को नज़र नहीं लगे। लेकिन वो नाम उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज़्यादा बाधा पहुंचाते हैं। किसी गोरे चिट्टे व्यक्ति का नाम कालू रख दो, किसी अमीर व्यक्ति का नाम किसी गरीब व्यक्ति का नाम करोड़ीमल रख दो, किसी अमीर घर में जन्मे हुए व्यक्ति का नाम गरीबदास रख दो। तो इस तरह के भतेरी नाम बहुत फेमस है, जैसे हरियाणा के कल्चर में। तो इस तरह के जो नाम हैं वो मतलब उनके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा बाधा पहुंचाते हैं। किसी पतले दुबले व्यक्ति का नाम दारा सिंह रख दिया, पहलवान रख दिया, और उसे मतलब पहलवान रख दिया या दारा सिंह रख दिया तो सब लोग उसे ये बार बार छेड़ते हैं कि कुश्ती में इंटरेस्ट है तेरा, जबकि उसका दूर दूर से कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के नाम, सिंबॉलिक नेम रखना जो मतलब किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हों। किसी मतलब बहुत बड़े क्रिकेटर का नाम के ऊपर नाम रख दिया, या मतलब उसकी इंडिविजुअलिटी को धक्का पहुंचाते हों, ऐसे नाम उसकी पर्सनैलिटी में बाधा पहुंचाते हैं और उसे साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स डेवलप करने में सहायक होते हैं। इसके बाद पेरेंट्स स्टेट ऑफ डिप्रेशन। अगर पेरेंट्स लगातार डिप्रेशन में रहते हैं, लगातार डिप्रेशन की स्टेज रहती है, तो ऐसी स्थितियां भी बच्चे के विकास में बाधा पहुंचाते हैं और साइकोलॉजिकली उसके लिए खतरे उत्पन्न करते हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं पेरेंट्स। कई बार पेरेंट्स बच्चे के आगमन के लिए तैयार नहीं होते हैं, या बच्चे के आने के बाद माँ उसकी बहुत ज़्यादा, माँ और पिता दोनों उसकी बहुत केयर में लगे होते हैं, और इस चक्कर में वो रात दिन भागदौड़ करते रहते हैं और अपने आप के लिए बिल्कुल आराम नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगते हैं, और फिर उन्हें लगने लगता है कि हम तो बच्चे की केयर कर ही नहीं पा रहे हैं, या शायद हम बच्चे के लिए अभी तैयार नहीं थे। तो ये जो डिप्रेशन की स्टेजेस हैं, ये भी बच्चे के लिए बड़े खतरनाक साबित होते हैं। इसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नियोनेट। एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है उसका टेम्परेचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट। जब बच्चा गर्भ में होता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट नवजात शिशु को करने पड़ते हैं, और उन एडजस्टमेंट के लिए बच्चा तैयार नहीं होता है, जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड, ब्रीदिंग, नरिशमेंट, एलिमिनेशन। और इनको मतलब ये नियोनेट पीरियड में 15 दिन के पीरियड में ही ये उसे एडजस्टमेंट करने सीखने पड़ते हैं। अगर ये एडजस्टमेंट वो ढंग से कर पाता है तो उसकी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते जाते हैं। एक तो टेम्परेचर, जो गर्भ अवस्था का टेम्परेचर है और एक्चुअल वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, दोनों में बहुत अंतर होता है। पहले तो वो गर्भावस्था में रहता है, ना उसे ठंड लगती है, ना सर्दी, ना ठंड या ना गर्मी, ना कुछ और, माँ के पेट में रहता है। लेकिन जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है तो वो तापमान मतलब जो
अंदर का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जबकि बाहर का जो तापमान है 68 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रह जाता है। तो जैसे उसका टेम्परेचर में चेंज आता है, उसे उसके साथ समायोजन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे पर ज़बरदस्ती बहुत सारे कपड़े लाद देते हैं, तो ये भी उसके लिए हार्मफुल होता है। धीरे धीरे वो एडजस्ट करना सीख जाता है, और उसे ठीक ठाक कपड़े, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, दोनों तरह से उसे कपड़ों से लाद कर रखना उसके लिए नुकसानदायक होता है। धीरे धीरे 1-2 दिन लगते हैं, उसके बाद वो टेम्परेचर से एडजस्टमेंट कर लेता है। और मतलब बहुत देखभाल का मतलब ये नहीं है बच्चे का कि उसे ज़बरदस्ती हर चीज़ से बांध के रखो, बिल्कुल ओढ़ा के ढक के और ऐसे रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत भरी गर्मी में भी उसे इतने सारे कपड़े पहना के रखते हैं, जो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद ब्रीथिंग से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है, ब्रीदिंग से जो रिलेटेड एडजस्टमेंट है, उसमें जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्लेजेंटा से के थ्रू होती है, और जैसे ही बाहर आता है तो मैंने पीरियड ऑफ पर्चुनेट के बारे में भी फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जैसे ही उसकी गर्भनाल काटी जाती है, एम्ब्रिकल कॉर्ड काटी जाती है, उसके बाद उसे अपनी खुद की सप्लाई स्टार्ट करनी पड़ती है ऑक्सीजन की। तो अपनी सप्लाई कैसे स्टार्ट होती है? बर्थ क्राई से। जैसे ही जन्म के बाद बच्चा चीखता है, तभी उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अगर वो चीखेगा नहीं तो उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो बर्थ के बाद चीखना एक प्राइमरी सॉल्यूशन है उसके जीवित रहने का। अगर वो चीख नहीं मारेगा तो उसके फेफड़ों में हवा नहीं पहुंचेगी, और हवा नहीं पहुंचेगी तो उसके फेफड़े काम करने शुरू नहीं करेंगे। तो बर्थ क्राई उसके जीवन के लिए एक अहम पार्ट है, उसका जीवन शुरू होने के लिए। तो कई बार बच्चे रोते नहीं हैं, जो बच्चे रोते नहीं हैं जन्म होते ही, तो उन बच्चों में ऑक्सीजन की सप्लाई स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो बच्चे को रुलाना इसलिए ज़रूरी है, जैसे ही वो चीखेगा, चीख मारते ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी और उसके फेफड़े जो पिचकी हुई अवस्था में अभी, वो काम करना शुरू करेंगे। जैसे ही उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट होगी, उसकी ऑक्सीजन की इनटेक और एक्सेल वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जैसे ही शुरू में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, बच्चा ऑक्सीजन लेने के ज़्यादा इनटेक करने के लिए जम्हाइयाँ लेता है, छींकता है, खांसता है, और कई बार अगर ऑक्सीजन ढंग से नहीं ले पाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। पर मतलब बर्थ क्राई एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग है उसके सांस लेने की प्रोसेस को शुरू करने के लिए, या उसकी ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ को प्रारंभ करने के लिए। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होती है तो भी नुकसानदायक है, कम जाती है तो भी नुकसानदायक है। उसके बाद रिलेटेड टू नरिशमेंट, जो नरिशमेंट है उससे रिलेटेड जो उसकी अनुक्रियाएं हैं, उन्हें भी देखना होता है कि नरिशमेंट उसका प्रॉपर पहुंच जाए, नरिशमेंट की प्रोसीजर कंप्लीट फुलफिल हो सके। तो उसके लिए मतलब जो सकिंग की प्रोसेस है, स्वैलोइंग की प्रोसेस है, वो भी स्टार्ट करनी होती है। स्वैलोइंग सीखने में उसे टाइम लगता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया। धीरे धीरे 1 वीक तक वो सकिंग और स्वैलोइंग की रिएक्शन सीख जाता है, और धीरे धीरे उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी ठीक हो जाता है। रिलेटेड टू एलिमिनेशन, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एलिमिनेशन, जो उसकी मतलब टॉयलेट वाली जो टॉयलेट त्यागने वाली जो रिएक्शंस हैं, मलमूत्र त्यागने वाली जो रिएक्शंस हैं, ये भी शुरू में मतलब पहले तो प्लेजेंटा के माध्यम से ही होती हैं जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो ये रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो धीरे धीरे ये रिएक्शन भी करना सीख जाता है। शुरू में उसकी ब्लैक पॉटी होती है, उसके बाद उसका नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाता है। 1 वीक के अंदर अंदर उसका पेट, उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाता है, और उसका जो मलमूत्र का कलर है, यूरिन का कलर है, टॉयलेट का कलर है, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और नॉर्मल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एडजस्टमेंट भी न्यूनेट को अपने जन्म के साथ साथ सीखने पड़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इससे रिलेटेड MCQs, इस चैप्टर से रिलेटेड
वीडियो 1 और वीडियो जो इन्फेंसी का वीडियो 1 और वीडियो 2 है, दोनों से रिलेटेड कोई MCQs। फर्स्ट MCQ है, विच विटामिन इज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विजुअल कैपेसिटी? ऑप्शन 1 विटामिन बी, ऑप्शन 2 विटामिन ए, ऑप्शन 3 विटामिन डी और ऑप्शन 4 विटामिन ई। सेकेंड, विच इमोशन इज शोन बाय न्यूनेट? क्राइंग, facial expression, body gesture, all. Next, emotional dominance is innate, true or false? 4, individuality is caused by inherited characteristics, postnatal care, both of the above, none of the above. Fifth one is, post-maturity is hurdle in development, mother's health, birth process, none of the above. Breathing start with automatically, gasping, birth cry, none of the above. Body temperature of a neonate remains stable, highly variable, both of the above, none of the above. Average size of neonate is 15 to 7 inches, 17 to 21 inches, 14 to 16 inches, 20 to 20 inches. What is the reflexes of a neonate when touched on his or her cheek? Sucking, blinking, rooting, all of the above. What is the reaction of a neonate while rubbing his or her feet? Sucking, rooting, Babinski, grasping. Thank you students for listening this video.